नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण के व्याख्यान 4 के भाग 2 में आपका स्वागत है। इससे पूर्व इसी व्याख्यान श्रृंखला के भाग 1 में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में देखा और समझा है। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के सुप्रसिद्ध निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है की व्याख्या करेंगे। उसके अंतर्निहित आशय को समझेंगे और इस निबंध को पढ़ते हुए जो इसकी प्रासंगिकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं। इस निबंध का पाठ करने से पूर्व इसके रचना काल और साथ ही साथ उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण के बारे में जानना आवश्यक है। ये परिप्रेक्ष्य जब तक हम नहीं इस निबंध के साथ जोड़ेंगे तब तक हम इसके वास्तविक अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह निबंध 1884 ईस्वी में एक भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1884 ये सन आप याद रखें, ये वो समय था जब अंग्रेज़ों का राज था और अभी तक भारतीय परिदृश्य में ऐसी कोई राजनीतिक हलचल, आंदोलन नहीं देखने को मिल रहा था जो भारतीयों के जीवन में उनके सामाजिक राजनीतिक चेतना को पूरी तरह से प्रभावित कर दे, उन्हें झकझोर दे। महात्मा गांधी सहित दूसरे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका पदार्पण अभी बाद में होने वाला था, उनकी सक्रियता बाद में होने वाली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र उनसे पहले ये सारी बातें कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस संदर्भ को अच्छी तरह से याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आंदोलन से पहले इस तरह के विचार रखते हैं कि ये भारतवर्ष किस प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसका महत्व और बढ़ जाता है कि जब शिक्षा स्तर बहुत कम रहा हो, जब कोई भारतीय समाज को आगे बढ़ कर के नेतृत्व देने वाला न रहा हो, उस समय एक कवि, नाटककार, गद्यकार, निबंधकार आगे आकर के मंच से उपस्थित लोगों को संबोधित करता है, नेतृत्व प्रदान करता हुआ दिखलाई पड़ता है और वो उन बिंदुओं को छूता है, उन मुद्दों को छूता है जो भारत के उस समय के लोगों से जुड़े हुए थे, जिनसे उस समय के भारतीय प्रभावित थे, उनमें तरह तरह की परेशानियां खड़ी हो रही थीं। उनकी ओर उन्होंने उनके समाधान करने का अब यथासंभव प्रयास किया है। 1884 ईस्वी, ये तिथि इसलिए भी याद रखनी है, ये सन इसलिए भी याद रखना है कि इसके ठीक कुछ ही समय बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संसार को छोड़ जाते हैं। तो ये निबंध, ये भाषण कुल 34 वर्ष की आयु में बलिया जिले के दादरी नामक गांव में प्रस्तुत किया गया था। वहाँ अंग्रेज अफसर थे और उस पूरे क्षेत्र से गांव-गांव से लोग एकत्रित थे। वहाँ एक मेला लगा करता था। उस मेले में लोग सामान खरीदने आया करते थे। अच्छा अवसर जान करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनसे जब ये अनुरोध किया गया कि आप भी भारतीयों के हित में कुछ कहें, अपने विचार व्यक्त करें, तो उन्होंने ये
भाषण प्रस्तुत किया था, जो बाद में एक निबंध के रूप में उनके रचनाओं में, ग्रंथावली में दिखलाई पड़ता है। तो इसका एक अपना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, इतिहास है, वो मैंने आपको बतलाया। अब आइए इस निबंध के कुछ पैराग्राफ इस दूसरे वीडियो में हम पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। निबंध का शीर्षक आप देख रहे हैं, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध की शुरुआत करते हैं, अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। शैली जाहिर सी बात है कि ये संभाषण शैली है। संभाषण मतलब भाषण देने की शैली है, जहाँ सामने श्रोता बैठे हैं, सुन रहे हैं आपको, और आप उनसे संवाद, बातचीत करने की शैली में अपनी बात रख रहे हैं। तो इस निबंध की शैली कैसी है? संभाषण शैली, ये याद रखना है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। प्रसन्नता व्यक्त करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि इस छोटे से स्थान पर, जो कोई बड़ा शहर नहीं है, वहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, भारतवासी। देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आज इनसे संवाद करने का अवसर मिल रहा है, इन तक अपनी बातें पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। तो ये जो उत्साह है, जो उनका एकत्र होना है, उनको बहुत हृदय में प्रभावित करता है। और इस बात को वो अगले वाक्य में जब कहते हैं तो वो और पुष्ट हो जाता है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। इस वाक्य में उन्होंने अभागे आलसी देश, देश के जो विशेषण बताया वो अभागा और आलसी। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्षुब्ध होकर के, अंदर से हल्का सा दुख और हल्का सा गुस्सा दोनों है, दोनों मिला जुला है। कह रहे हैं ये देश अभागा है, सब कुछ इसके पास होते हुए भी आज ये इस अवस्था में पहुंचा हुआ है, और इस देश में रहने वाले लोग आलसी हैं, सक्षम होते हुए भी आलसी हैं। क्या नहीं कर सकते वे? तो जहां दुर्भाग्य और आलस्य दोनों हों, और वहां इतने उत्साह के साथ लोग इकट्ठे हों सुनने को, और सुनने का अभिप्राय है कि अपने मन को कुछ बदलना है, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। इस बात से भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसन्न होते हैं और फिर एक रूपक देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, तुलना करते हैं भारतवासियों की, उस समय के भारतवासियों के, 1884 ईस्वी में जो भारतवासी थे, कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। रेल की गाड़ी, रेल के जो डिब्बे होते हैं, उससे तुलना की। और यहीं से उनके भाषण में एक रोचकता भी आ जाती है, ये शैली। उन्होंने, ये भारतेंदु युगीन जितने भी निबंधकार हैं, उनके यहाँ ये शैली देखने को मिलती है कि उनकी भाषा एक तो बड़ी जीवंत है, संवाद करती प्रतीत होती है, प्रवाहपूर्ण है, छोटे छोटे वाक्य हैं, और दूसरे उसमें तुलनाएं, उसमें रूपक, उसमें तमाम उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं जो लोगों के बीच में पहले से ही प्रचलित हैं, जिसका सीधा प्रभाव, जिससे कि बातों का सीधा प्रभाव उनके हृदय पर दिखलाई पड़े। तो हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। ये चित्रात्मक है, ये उदाहरण चित्र पैदा करता है कि जैसे आप देखते होंगे रेलगाड़ी, उस समय तक रेलगाड़ी अंग्रेज़ों ने भारत में ला दी थी, 84 की बात है ये, तो रेलगाड़ी आ चुकी थी। जैसे रेलगाड़ी, कैसे है रेल की गाड़ी? इंजन है, इंजन के पीछे डिब्बे लगे हुए हैं। इस बात को और अधिक वो व्याख्यायित करते हुए, खोलते हुए कहते हैं कि यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की
इस ट्रेन में लगी है पर बिना इंजन सब चल नहीं सकती, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, तो ये क्या नहीं कर सकते। रेलगाड़ी से तुलना दी कि इंजन है, बहुत अच्छा है, बड़े महसूल का है, उर्दू का शब्द है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के डिब्बे लगे हुए हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं ये, इंजन भी अंग्रेजी का शब्द है, ट्रेन भी अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये बोलचाल के शब्द हैं और इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़ी सहजता से प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है इस भाषण में। तो इस तरह से ये रेलगाड़ी है तो बहुत अच्छी, लेकिन इस रेलगाड़ी को चलाने वाला कोई इंजन नहीं है। ये भारतवासी क्या नहीं कर सकते, सक्षम हैं, परंतु इनको कोई दिशा दिखाने वाला हो, इनका कोई नेतृत्व करने वाला हो, इन्हें इनका कोई बल याद दिलाने वाला हो। आगे उन्होंने कहा कि इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। का चुप साध रहा बलवाना, ये रामचरितमानस की चौपाई का आधा हिस्सा, अर्धाली है। प्रसंग उस समय का है जब समुद्र के किनारे सभी वानर और राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा हो रही है कि लंका तक कैसे पहुंचा जाए, इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो वानर खड़े हो कर के कह रहे हैं कि भाई मैं जा सकता हूँ, लौट नहीं सकता। कोई कह रहा है मैं बीच में ही डूब जाऊँगा, कोई कहता है मेरे अंदर इतनी दूर तक की क्षमता है लेकिन मैं पूरा काम नहीं कर सकता हूँ। तब जामवंत ने ये बात कही थी कि का चुप साधि रहा बलवाना, हे हनुमान क्यों चुप्पी साधे हो। जिनके अंदर क्षमता नहीं है वे बार बार सामने आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर तो क्षमता है, तुम इस कार्य को आराम से कर सकते हो और तुम चुप, ये तुम्हें अच्छा, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। हनुमान से, सोए हुए हनुमान से, सुप्तावस्था में बैठे हुए हनुमान से भारतवासियों की तुलना करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि इनसे एक बार ये कह दिया जाए, कोई जामवंत खड़ा हो जाए और ये इशारा कर दे, संकेत कर दे कि तुम क्या नहीं कर सकते हो, फिर इनको देखो कि इनके अंदर कैसे बल जागृत होता है और ये क्या नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन ये सोए हुए हैं और इन्हीं सोए हुओं को जगाने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भाषण देते हैं, ये निबंध लिखते हैं। आप शैली देख सकते हैं, इस एक पैराग्राफ की शैली देखिए आप। उन्होंने उस समय की जो सहज भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, उसका इस्तेमाल किया और उसमें गहरा अर्थ भरने की कोशिश की। भाषा कहीं खटकती नहीं, अटकती नहीं, बोझिल नहीं बनती है। उदाहरण देते हैं, विजुअलाइजेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, चित्र उपस्थित करना। चित्रात्मक भाषा सीधे मनोमस्तिष्क पर असर करती है। भाषण देते हुए वो एक ही पैराग्राफ में 2 बार चित्र उपस्थित करते हैं, एक रेलगाड़ी का और दूसरा हनुमान का। ये भाषा की जीवंतता है, सहजता है और उससे उन्होंने अपनी जो बात है, मनोभाव है, उसको वो संप्रेषित करने में सफल होते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस एक पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ें, इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम इसी अध्याय के दूसरे पैराग्राफ को चर्चा का विषय बनाएंगे और उस पर फिर विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।